जो आपके इरविन थे वो सम्राट के पास गए, पार्लियामेंट में बात की और वहां से बात करने के बाद भारतीयों को ये आश्वासन दिया कि आपकी मांगों को सुना जाएगा और इसको सुनने के लिए हम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करवाएंगे। भारतीयों को समझाने के लिए उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम गोलमेज का सम्मेलन का आयोजन करवाएंगे। उनका उद्देश्य ये था कि भारतीयों को अपने विश्वास में लेना। कोई भी प्रशासन यदि वहां की जनता उस पर विश्वास नहीं करती है तो वो प्रशासन सफल नहीं हो सकता। मान लीजिए आप पॉलिसी लाते हो कि सब एक साथ रहेंगे और सब बोलते हैं नहीं हम इसका विरोध करेंगे। आप बोलते हो सब जगह पेड़ लगाएंगे तो दूसरा बोलता है जनता कि हम सारे पेड़ काट देंगे। आप बोलते हो कि हम सड़क बनाएंगे और जनता बोलती है कि हम गड्ढा कर देंगे। तो प्रशासन तभी सफल है जबकि जनता का सपोर्ट हो उसमें, और जनता अगर सपोर्ट नहीं कर रही तो प्रशासन असफल होता है। और जनता सपोर्ट तभी करती है जब प्रशासन पे जनता को भरोसा होता है। जब आपको भरोसा रहेगा कि फला जो गवर्नमेंट है वो आपके पक्ष में काम करेगी तब आपको भरोसा रहेगा। लेकिन ये इरविन समझ चुके थे कि हमारे ऊपर से भरोसा लगभग समाप्त हो चुका है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड का जो सुधार था उसको भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया है और फिर जो मुदिमन कमेटी हुई उसके रिपोर्ट को भी भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया और जो साइमन कमीशन आया उस पर भी काफी विरोध हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि सबको शांत करने के लिए, सबको मनाने के लिए क्या किया कि एक आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही आपकी बात ब्रिटिश सम्राट से करवा देंगे। आपको यदि विश्वास नहीं है तो हम ब्रिटिश सम्राट से कराएंगे, वहां के पार्लियामेंट से कराएंगे, वहां के जो पॉलिसी मेकर हैं उनसे हम करवा देंगे आपकी बात। आप वहां जाइएगा, सम्मेलन में भाग लीजिएगा, आप सीधे सीधे बैठिएगा और वहीं जो आपकी बात होगी 1 to 1 कर लीजिएगा। आपको ये लगता है कि हम जाते हैं वहां और आपकी बातों को नहीं रखते हैं या आपकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, तो इसका उपाय यही है कि आप डायरेक्ट जाके बात कर लीजिए। तो ये जो अनुशंसा थी, इस अनुशंसा को क्या कहा गया, ये गोलमेज सम्मेलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें ये पहला तथ्य है कि 12 नवंबर 1930 को इसका आयोजन किया गया। 19 जनवरी 1931 तक चला ये आपका सम्मेलन। ठीक है, तो लगभग 2 महीने का ये ड्यूरेशन था जिसमें लगभग भारत से 89 रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग राजनीतिक दलों के गए, कुछ देशी रियासत से गए और इंग्लैंड के 3 प्रमुख राजनीतिक दलों का इसमें सहभागिता था। और जो मेन व्यक्ति थे इंग्लैंड के, जो मंत्री परिषद के सदस्य थे, वो इसमें सम्मिलित हुए। उस समय प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड ने उस समिति की, उस गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। ठीक है, और उस समिति को आहूत किसने किया था? वहां के सम्राट ने उसको संबोधित करता है। कोई भी जब समिति चालू होती है, कोई भी कार्रवाई चालू होती है तो एक इंट्रो के रूप में बताया जाता है। जो संस्था प्रमुख होता है वो बताया जाता है कि आपके इस कार्रवाई का मेन उद्देश्य क्या है। तो संबोधन किसने किया? जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम कौन थे? सम्राट थे। इंग्लैंड के सम्राट की वही स्थिति है जो यहाँ के राष्ट्रपति की है। ठीक, कार्यपालिका प्रधान इंग्लैंड का सम्राट है, जैसे हमारे यहाँ कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति है। हालांकि ये बात तय है कि दोनों जगह ये नाम मात्र की व्यवस्था है, सारे काम मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि जो समस्याएं थी उस समस्याएं को सुनने के लिए, विधि निर्माण करने के लिए 9 उप समिति बनाई गई कि इन क्षेत्रों में विधि निर्माण करने के लिए ये सदस्य होंगे। इस तरह से कुल कितनी उप समिति बनाई गई? 9 उप समिति बनाई गई।
और जब चर्चा हुआ तो लास्ट में मैकडोनाल्ड द्वारा सम्राट की ओर से घोषणा किया गया। सम्राट की ओर से क्यों घोषणा किया गया, खुद की ओर से घोषणा क्यों नहीं किया गया? हाँ, वो भी एक कारण है। दूसरा ये कारण है, जैसे मैंने कहा कि सर्वोच्च शक्ति वहां कौन थी? इंग्लैंड का सम्राट। मतलब जो सम्राट कह रहा है वो उसकी बातें आप नहीं झुठला सकते, एक तरह से विश्वास में लेना। तो उन्होंने ये कहा कि मैं सम्राट की ओर से 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं करना चाहता हूं। 3 महत्वपूर्ण घोषणाओं में क्या है? पहला कि ये केंद्र में द्विसदन की व्यवस्था रहेगी। केंद्र में पहले भी था दो सदन, उसको उन्होंने ये कहा कि केंद्र में द्विसदन की व्यवस्था रहेगी, आपका ड्यूल सिस्टम चलेगा केंद्र में भी, और वहां की जो कार्यपालिका होगी उसका उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा या विधानमंडल के प्रति होगा। जो विधान केंद्र में बनाएगा उसका दायित्व उसके लिए कार्यपालिका दायित्वाधीन होगी। अभी तक जितने भी नियम बने उसमें कार्यपालिका एक तरह से सुप्रीम होती थी। अभी तक जो मॉन्टेगू चेम्स कोड के अंतर्गत आप देखेंगे तो कार्यपालिका सुप्रीम होती थी। साइमन कमीशन की भी रिपोर्ट आई तो उन्होंने भी ये कहा कि कार्यपालिका का उत्तरदायित्व इनके प्रति नहीं रहेगा, सचिव के प्रति रहेगा। ठीक, तो यहाँ एक रिफॉर्म ये अच्छा घोषणा किया गया, जो कार्यपालिका होगी उसका उत्तरदायित्व कहाँ रहेगा? विधानमंडल। दूसरा अगला इनका ये कहना था कि प्रांतों में जो है संयुक्त उत्तरदायित्व की व्यवस्था की जाएगी, ज्वाइंट लायबिलिटी। क्या होता है ज्वाइंट लायबिलिटी? मंत्री परिषद का वर्तमान में ये कहा जाता है कि ज्वाइंट लायबिलिटी होती है। वर्तमान में विधानसभा में या फिर संसद में ये व्यवस्था है कि संयुक्त उत्तरदायित्व रहता है। उसके संबंध में ये कहा जाता है कि मंत्री परिषद के सारे सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने कोई प्रपोजल लाया मंत्री परिषद के किसी सदस्य द्वारा, अगर उस प्रपोजल को डिनाई कर दिया गया तो पूरा मंत्री परिषद ही सस्पेंड हो जाता है। अगर आपका शासन है, मान लीजिए वर्तमान में मोदी जी का शासन है, लोकसभा में बहुमत है, और लोकसभा में बहुमत है, आपने लाया कोई बिल को कि हम ये काम करना चाहते हैं और आपका बिल पास ही नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि लोकसभा में आपका बहुमत नहीं है। एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। अगर वो बिल गिर गया तो सबको इस्तीफा देना पड़ेगा, नया लोकसभा चुनाव होगा। कृषि कानून में क्या हुआ? बिल गिरा था क्या? नहीं गिरा था। बिल पास हुआ था। हाँ। उसको बाद में गवर्नमेंट ने अपने तरफ से विड्रॉ किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वो बिल पेश करते और लोकसभा में पास नहीं होता तो ज्वाइंट लायबिलिटीज के अंतर्गत क्या होता? सारी सरकार गिर जाती। ठीक है, तो ये 3 रिफॉर्म की बात इन्होंने किया। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कांग्रेस का इसमें विरोध था। कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन से किनारा कर लिया और कोई सदस्य अपने नहीं भेजे गोलमेज सम्मेलन, पार्टिसिपेट नहीं किया। हाँ, कोई भी नहीं, इन्होंने अपने पार्टिसिपेंट नहीं भेजे, किसी भी प्रतिनिधि को भी नहीं भेजा और ये कहा कि हम गोलमेज सम्मेलन का विरोध करते हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी भारत को रिप्रेजेंट करती थी, उस समय तक बहुत बड़ी पार्टी थी। हाँ, सर्वमान्य पार्टी थी वो भारत की, और जब उनका इनकार हुआ तो ये प्रपोजल जो है वो लागू नहीं किया जा सका। ये भी एक तरह से असफल रहा। ये जो इनका प्रथम गोलमेज सम्मेलन था ये एक तरह से पूर्ण रूप से असफल रहा। ठीक है, ठीक।